हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी ओपी पुणे लेके आ गया हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें एक एक प्रश्न को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि वो क्यों उसका आंसर ए या बी, सी या डी आ रहा है। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, मेरे साथ बने रहें। और कि ये जो मॉक टेस्ट है, मैं आपको विथ एक्सप्लेशन के साथ में आपको सोल्व करवाता हूँ, न कि टैली पोर्टल पे जैसे उसका आंसर होता उसी प्रकार से मैं आपको ए बी सी चेक मार्क नहीं लगवाता, बल्कि उसका कारण भी बताता हूँ। विद कारण हम जानते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है। मेरे वीडियो आप अपने लर्नर के साथ साझा करें और अपने लर्नर की क्वालिटी भी बढ़ाएं। और मॉक टेस्ट मैं गारंटी से कह रहा हूँ, फाइनल जो मॉक टेस्ट होंगे, फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो सॉल्व कर सकेंगे। शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न देखिए, अपना पहला प्रश्न जो आ रहा है वो देखिए क्या है। टैली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के समय यदि उस आइटम का उस आइटम का कोई स्टॉक उपलब्ध होता है तो उसे दर्ज किया जा सकता है। साथियों, अपने को ये क्या कह रहा है, प्रश्न में अपने को ये पूछ रहा है कि हम जब टैली के अंदर एक स्टॉक आइटम बनाते हैं और उसका कुछ शेष अपने पास पहले से मौजूद है, तो क्या हम उसकी संख्या उसमें दर्ज कर सकते हैं क्या? साथियों, बता देता हूँ, कर सकते हैं। इसीलिए ये कथन सत्य है और यहाँ इसका राइट आंसर होगा ट्रू। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। टैली सिस्टम में मल्टीपल लोकेशन बनाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? पहले तो आपको ये जानना है कि मल्टीपल लोकेशन होती क्या है। लोकेशन का मीनिंग होता है गोडाउन, जहाँ पे हम माल को स्टोर करते हैं। यदि आपके एक से ज़्यादा गोडाउन है और आपको एक साथ उन गोडाउन को बनाना पड़ गया, तो आप किस विकल्प का उपयोग करके ऐसा कर पाएंगे? तो साथियों, बता दूं आपको कि आपको क्या करना है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और गेटवे ऑफ टैली में चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है और उसके अंदर आपका ऑप्शन मिलेगा आपको इन्वेंट्री। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आपका इन्वेंट्री होगा और इन्वेंट्री के अंदर मास्टर लोकेशन यानी लोकेशन का विकल्प होगा। और लोकेशन में क्या होगा, आपको ओल्ड प्लस एच, ठीक है, मल्टी मास्टर का एक ऑप्शन होता है उसमें, और उसकी शॉर्टकट होती है ओल्ड प्लस एच। आप ओल्ड प्लस एच का उपयोग करके एक साथ एक से अधिक लोकेशन को बना सकते हैं। पुनः रिवाइज कर देता हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, फिर इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है आपको, और इन्वेंट्री मास्टर पे आपको लोकेशन पे जाना है, और लोकेशन के अंदर जाने के पश्चात आपको ओल्ड प्लस एच कीबोर्ड से दबाना है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा बी। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला आपका बी। प्रश्न संख्या 3 देखिए। टैली प्राइम में जर्नल वाउचर बनाने के लिए आपको इनमें से किस फंक्शन की का उपयोग करना होता है? प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, F5 दिया हुआ है। तो जो F5 होता है ना, वो पेमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पेमेंट वाउचर के लिए होता है, ठीक है। F4 जो होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। F6 जो होता है वो होता है रिसिप्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रिसिप्ट के लिए होता है। तो बचा क्या अपने पास? F7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
अपने पास जर्नल वाउचर का पूछा है, तो जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट फंक्शन की होती है वो F7 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला आपका F7 जी। प्रश्न संख्या देखिए 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है कि कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग इनमें से किस प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है। साथियों बता देता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट थोड़ी देर पहले बात करी थी, कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट होता है फंक्शन की होती है वो F4 होती है। और कॉन्ट्रा वाउचर का जो उपयोग करते हैं हम, इस कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। यानी अपने पास अपने गल्ले के अंदर कैश है, उस कैश को आप कहाँ जमा कराएंगे, बैंक के अंदर, और बैंक से वापस विड्रॉल करेंगे और वो अपने गल्ले में आ जाएगा कैश। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके पास गल्ले में जो कैश है उसको बैंक में जमा कराना और बैंक से पुनः अपने गल्ले में लाना, यानी कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की एंट्री करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, सी होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, टैली प्राइम में नई करेंसी कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है। साथियों बता देता हूँ कि करेंसी क्या काम आती है टैली के अंदर। टैली के अंदर जो करेंसी होती है, करेंसी जो होती है, करेंसी का उपयोग ले जिस देश में हम व्यापार कर रहे हैं उस देश की मुद्रा में भुगतान एक्सेप्ट करने के लिए करेंसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी भारत में हम लेन देन करते हैं, यानी भारत का अंदर ही माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो हम यहाँ पर किस मुद्रा का उपयोग करेंगे, यानी रुपीज़ का करेंगे। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए हमें यूएसए से माल बेचना पड़ जाए और ख़रीदना पड़ जाए, तो उस स्थिति के अंदर हमें जो भुगतान होगा वो अपने को डॉलर में करना पड़ेगा या प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें ये भारत में रहते हुए दूसरे देश की करेंसी क्रिएट करनी पड़ती है टैली के अंदर। तो उसके लिए हम किस प्रकार से करेंसी को बना सकते हैं, आपको बता देता हूँ प्यारे। गो टू पे जाना है, इसकी शॉर्टकट होती है गो टू की ओल्ड प्लस जी। ठीक है, यानी गो टू पे जाना है आपको, और गो टू से आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट मास्टर पे जाएंगे, और क्रिएट मास्टर से अकाउंटिंग मास्टर पे जाएंगे, और अकाउंटिंग मास्टर से आप कहाँ जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे। ठीक है ना, किस पे जाएंगे, करेंसी पे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, एक करेंसी को बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, करेंसी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होने वाला है। ठीक है, एक करेंसी को हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, टैली प्राइम में परचेज वाउचर बनाने के लिए इन फंक्शन की का उपयोग करना होता है। साथियों यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। ए F6 रिसिप्ट के लिए होता है, F8 सेल्स के लिए होता है, F9 परचेज के लिए होता है। तो अपने को पूछा है परचेज का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, F9। और जो F7 दे रखा है, थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी हमने, F7 जर्नल वाउचर के लिए होता है। किसके लिए होता है, जर्नल वाउचर के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला आपका यानी F9, यानी सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, टैली सिस्टम में कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा। साथियों पहले तो आपको ये समझ लेना है कि यूनिट होती क्या है, कंपाउंड यूनिट होती क्या है। यूनिट दो प्रकार की होती है। ठीक है, टैली के अंदर एक सिंपल यूनिट होती है और दूसरी कंपाउंड यूनिट होती है। ठीक है,
दूसरी कौन सी होती है? कंपाउंड यूनिट होती है। हमें यदि कंपाउंड यूनिट बनानी हो टैली के अंदर, और यूनिट काम क्या आती है, जैसे आप किसी भी वस्तु को खरीदते और बेचते समय उसकी माप किस में करेंगे, उसकी माप क्या होगी, उस माप को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे हम उस यूनिट को कैसे क्रिएट करेंगे? तो आपको बता दूं साथियों, आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको? गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और फिर आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट से फिर आपको इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है, और इन्वेंट्री मास्टर में आपको यूनिट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होने वाला है बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखिए, F2 की का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? साथियों आपको बता देता हूँ, F2 जो शॉर्टकट होती है, F2 जब आप वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री एंट्री और वाउचर एंट्री होती क्या है, जब आप लेन देन रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर, तो उस लेन देन को रिकॉर्ड करने की आपको तिथि डालनी होती है, और उस तिथि को डालने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं, यानी करंट डेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? चेंजिंग करंट डेट आएगा, यानी सी राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या देखिए 9, एक साथ एक से अधिक नए खाता ग्रुप क्रिएट करने के लिए इनमें से क्या सही है? ठीक है, आपको क्या पूछा है कि एक साथ आपको क्या करना है, अकाउंटिंग ग्रुप आपको बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? एक से अधिक जब भी बनाने होते हैं तो आपको बता देता हूँ, टैली प्राइम के अंदर एक से ज़्यादा बनाना हो तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किसका उपयोग करना पड़ेगा? चार्ट्स ऑफ अकाउंट का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? चार्ट्स ऑफ अकाउंट का। तो पहला आपका देखो, चांसेज जो होते हैं प्रश्न हल करने का, वो देखो यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका? आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, फिर आपको ग्रुप पे जाना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा ग्रुप एक समय में बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, डेबिट नोट वाउचर टाइप का उपयोग इनमें से किस लेन देन की प्रविष्टि के लिए किया जाएगा? साथियों बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट नोट होता है और एक होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, एक होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, अपने को पूछा है पेपर के अंदर, अपने क्वेश्चन के अंदर, कि डेबिट नोट, तो डेबिट नोट का जो उपयोग किया जाता है वो परचेज रिटर्न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? परचेज रिटर्न के लिए, यानी किसके लिए करेंगे हम डेबिट नोट का उपयोग? परचेज रिटर्न के लिए। और क्रेडिट नोट का उपयोग किस लिए करेंगे हम? क्रेडिट नोट का उपयोग करेंगे हम सेल्स रिटर्न के लिए। किसके लिए करेंगे? सेल्स रिटर्न के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? सेल्स रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे अपने को पूछा डेबिट नोट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? परचेज रिटर्न होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखिए, हम टैली प्राइम में प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि किस वाउचर में, वाउचर टाइप में होगी? साथियों यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, कोई भी बैंक संबंधी आपको लेन देन करना है तो कॉन्ट्रा में करेंगे, कोई भी नगद या बैंक से भुगतान होता है तो हम पेमेंट में करेंगे, कोई भी नगद या बैंक से भुगतान प्राप्त होता है तो रिसिप्ट में करेंगे, और अदर जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, वो हम किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने को पूछा है ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ब्याज प्राप्त होने की एंट्री किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या देखिए 12, टैली प्राइम में
एक नाम से दो स्टॉक ग्रुप बनाए जा सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ सेम नाम से कोई भी चीज़, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ग्रुप ही नहीं, कुछ भी टैली के अंदर सेम नाम से दो नहीं बनेंगे। मतलब ये कथन गलत है। यानी एक नाम से हम एक ही ग्रुप बना सकते हैं, एक ही लेजर बना सकते हैं, एक ही कोई भी चीज़ हम एक ही बना सकते हैं, एक नाम से दो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे कथन गलत हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, यानी ए आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिए, टैली प्राइम में जो वर्क आउट ऑर्डर का उपयोग जो वर्कर को भेजे गए माल का लेन देन से संबंधित प्रविष्टि के लिए किया जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्क आउट ऑर्डर होता क्या है, जो वर्क क्या होता है। ठीक है, पहली बात आपको ये समझनी है कि जो वर्क होता क्या है। साथियों बता देता हूँ, जो वर्क का मतलब होता है कि हम अपना रॉ मटेरियल किसी अन्य व्यक्ति से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाते हैं, यानी परिवर्तित करवाते हैं। या मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि मान लीजिए हमने कपड़े के थान खरीदे और उस कपड़े के थान से हमें पैंट शर्ट या कुछ अन्य कपड़े सिलवाने हो, तो टेलर के यहाँ पे हम उस कपड़े के थान को भेजेंगे। तो टेलर जो है, जो हमें सिल के देगा, वो जो वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो वर्क कहलाएगा। ठीक है, और जब हम उसको कपड़े के थान भेजेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वर्क आउट। ठीक है, दो यहाँ पे एक तो मटेरियल आउट होता है, एक मटेरियल इन होता है। ठीक है, जब हम माल भेजेंगे तो मटेरियल आउट का उपयोग करेंगे, और माल जब तैयार होके आएगा तो मटेरियल इन का उपयोग करेंगे। ठीक है, पूछा है कि जो वर्क आउट ऑर्डर का उपयोग जो वर्कर को भेजे गए माल का लेन देन से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है। हाँ, सही बात है कि जब भी हम टेलर को कपड़े भेजेंगे सिलने के लिए, तो उसके लिए हम जो वर्क आउट ऑर्डर में सबसे पहले एंट्री करनी होती है। तो ये कथन अपना सही है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। साथियों आपको बता देता हूँ, मैं आपको जो प्रश्न सोल्व करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ, वो विद रीजन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। क्यों उसका राइट आंसर हो रहा है? आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने लर्नर की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आप अपने लर्नर के साथ साझा करें इन वीडियो को, ताकि लर्नर इनके कारणों को समझ सके, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप, आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने लर्नर के साथ ज़रूर साझा करते होंगे। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भौतिक रूप से गिनती करने पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा को इन्वेंट्री बुक्स में समायोजित करने के बाद रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? अच्छा, आपको बता देता हूँ, जब हमारे गोदाम के अंदर माल स्टॉक में रहता है, ठीक है, और वहाँ पे अपने गोदाम के अंदर वो फिजिकली रूप से मेंटेन रहता है, और दूसरा हम उस स्टॉक को टैली में मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि भौतिक रूप से गिनती करने पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा को इन्वेंट्री बुक्स में समायोजित करने के बाद रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? यानी हमने भौतिक रूप से अपने स्टॉक की काउंटिंग की, और टैली के अंदर जो अपना स्टॉक प्रदर्शित हो रहा है उससे संबंधित यदि कोई कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो उसको समायोजित करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, और गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है,
और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आपको इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है और इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पे आपको फिजिकल स्टॉक मिलेगा और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता है, उस फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में आपको देखना है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको जब भी आप अपने गोदाम के अंदर स्टॉक की काउंटिंग करते हैं और टैली के अंदर जो स्टॉक अवेलेबल है उन दोनों में यदि मिसमैच है तो आप उसकी समायोजित प्रविष्टि करने के पश्चात आपको देखना हो तो आपको कैसे देखेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर पे जाना है। इस प्रकार से आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, टैली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए फंक्शन की F6 विकल्प का उपयोग किया जाता है। साथियों सही है, F6 जो होती है वो रिसिप्ट वाउचर के लिए होती है। किसके लिए होती है? रिसिप्ट वाउचर के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर इसका प्रश्न संख्या 15 का होने वाला है ट्रू। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, टैली प्राइम में एक नाम से दो स्टॉक ग्रुप बनाए जा सकते हैं। आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, एक नाम से दो स्टॉक ग्रुप, कुछ भी एक नाम से दो चीज़ें नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये कथन गलत है इसलिए इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी ए राइट होगा, क्योंकि एक नाम से कोई भी दो चीज़ें टैली के अंदर नहीं बनती है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, टैली सिस्टम में स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद यदि कोई बदलाव करना हो तो कौन सा विकल्प सही होगा? यानी आपने कोई स्टॉक आइटम बनाया और उस स्टॉक आइटम को बनाने के बाद उसमें क्या करना हो, एल्ट्रेशन करना हो, यानी उसके अंदर क्या करना हो, आपको बदलाव करना हो। तो बदलाव करने के लिए आपको एल्टर का उपयोग करना पड़ता है। तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, एल्टर पे जाना है, इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है और इन्वेंट्री मास्टर में आपको स्टॉक आइटम पे जाना है। इस प्रकार से हम किसी भी स्टॉक आइटम में बदलाव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, खाता ग्रुप में बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी थी, किसी भी चीज़ में आपको बदलाव करना हो तो हम एल्टर मास्टर का उपयोग करते हैं। तो गो टू पे जाना है आपको और गो टू के बाद आपको अल्टर मास्टर पे जाना है और अल्टर मास्टर से आपको ग्रुप में जाना है। इस प्रकार आप किसी भी खाते के ग्रुप में चेंजेस कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, श्री राम ट्रेडर्स को बेचे गए माल में से 10 टायर सुपर वापिस आए। इन लेन देन का वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब आप सेल करते हैं और सेल करने के पश्चात आपके पास माल वापस आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है। और सेल्स रिटर्न के लिए टैली में क्या बनता है? क्रेडिट नोट बनता है। क्या बनता है? क्रेडिट नोट बनेगा। क्या बनेगा? क्रेडिट नोट बनेगा। तो इसके लिए आपको वाउचर में एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट पे कैसे जाओगे? गो टू पे जाना है, क्रिएट वाउचर पे जाना है, F10 दबाना है, यानी अदर वाउचर में जाना है और आपको क्रेडिट नोट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्रेडिट नोट वाउचर को बना सकते हैं। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, स्टॉक को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्थानांतरित करने पर उसकी प्रविष्टि किस वाउचर टाइप में की जाती है? यानी आपका ए गोडाउन है। ठीक है। और ए गोडाउन से आप बी गोडाउन में माल भेज रहे हैं या बी गोडाउन से ए गोडाउन के अंदर माल भेज रहे हैं। तो इसके लिए जब भी आप एक गोदाम से दूसरे गोदाम से पहले गोदाम में माल भेज रहे हैं तो इसके लिए हमें टैली का एक वाउचर होता है, स्टॉक जर्नल वाउचर, तो उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 21, टैली प्राइम में डेबिट नोट का उपयोग खरीदे गए माल की वापसी
से संबंधित प्रविष्टि करने के लिए करते हैं। पहले भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ, डेबिट नोट किसके लिए होता है? डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न के लिए। किसके लिए होता है? परचेज रिटर्न वाउचर के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? परचेज रिटर्न के लिए, यानी क्रय किया गया माल वापस करते हैं, क्रय वापसी के लिए। ठीक है, किसके लिए? क्रय वापसी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कंपनी ने 3,000 रुपये HDFC बैंक अकाउंट में नगद जमा कराए, इसके लिए कॉन्ट्रा वाउचर बनाने के लिए क्या सही होगा? आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉन्ट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट क्या होती है, फंक्शन की क्या होती है? इसके लिए होती है F4। क्या होती है? F4 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? F4 होगा। एक कंपनी के लिए इनमें से कौन लेनदार होता है? अच्छा देखो, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ठीक है, क्रेडिटर्स होता है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं। और डेटर्स कौन होता है? डेटर्स, डेटर्स कौन होता है? डेटर्स होता है जिनको उधार माल बेचते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उधार माल बेचते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि एक कंपनी के लिए इनमें से कौन लेनदार लेनदार होगा? तो जिनसे हम उधार माल खरीदा है वो हमारे क्या होंगे? लेनदार होंगे। तो जिनसे माल उधार खरीदा गया है, राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, टैली सिस्टम में लोकेशन के अंतर्गत कोई बदलाव करने के लिए इनमें से क्या सही होगा? टैली सिस्टम में लोकेशन के अंतर्गत कोई बदलाव करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपको पहले भी चर्चा करी थी, लोकेशन का मतलब होता है गोडाउन। ठीक है, लोकेशन का मतलब होता है गोडाउन, यानी मैं कह दूं गोदाम, हिंदी में यदि कह दे इसको गोदाम। ठीक है, अब आपके मान लो गोदाम का एड्रेस बदलना है, या आपने गोदाम चेंज कर लिया है, उसका लोकेशन चेंज करना है, या आपने लोकेशन का नाम गलत डाल दिया है, तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना है आपको, तो आप कैसे कर पाएंगे बदलाव? तो आपको क्या करना है? GOT GoTo पे जाना है, और आपको अल्टर मास्टर पे जाना है, इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है, और इन्वेंट्री मास्टर पे जाने के बाद वहाँ पे लोकेशन दिया होता है, उस लोकेशन पे जाने के पश्चात आप उसमें अपनी लोकेशन को चुनें जिसमें बदलाव करना है, और आप उसमें बदलाव आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, कंपनी में श्री राम ट्रेडर्स से 50,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ, रिसिप्ट वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या सही है? थोड़ी देर पहले भी बताया था, रिसिप्ट वाउचर के लिए क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर के लिए होता है F6। क्या होता है फंक्शन की? F6। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? F6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये किसके लिए? सेल्स के लिए है। ये किसके लिए? जनरल वाउचर के लिए। तो आपको बताया था F8 किसके लिए होता है? सेल्स के लिए। F7 किसके लिए होता है? जर्नल के लिए। और F6 किसके लिए होते हैं? रिसिप्ट के लिए। किसके लिए होता है? रिसिप्ट के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखिए, किए गए भुगतान से संबंधित लेन देन की प्रविष्टि करने के लिए इनमें से कौन सा वाउचर टाइप का उपयोग करेंगे? यानी आप कोई भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के लिए आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, पेमेंट के लिए होती है F5। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? पेमेंट वाउचर के लिए F5। और पेमेंट वाउचर में हम कोई भी भुगतान करते हैं उसकी एंट्री करते हैं, उसका लेन देन, उस लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेमेंट वाउचर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 देखिए, टैली प्राइम में जर्नल वाउचर का उपयोग सामान्य प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कैश या बैंक प्रभावित होता है। नहीं प्यारे साथियों, जर्नल के अंदर कैश लेन देन का उपयोग नहीं, कैश या जो अपना बैंक होता है उस उन एंट्रियों के लिए नहीं किया जाता। कैश और बैंक संबंधित तो रिसिप्ट और पेमेंट होती है। यदि आप किसी से पेमेंट
लेते हैं तो रिसिप्ट में करेंगे, और किसी को पेमेंट करते हैं तो हम किस में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। ठीक है, इनमें डायरेक्ट रूप से कैश और बैंक प्रभावित होते हैं, जनरल वाउचर में नहीं। तो ये कथन क्या हो रहा है अपना यहाँ पे, गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये कथन गलत है यहाँ पे, तो ये फॉल्स आएगा, यानी राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखिए, टैली प्राइम में देनदार के लिए क्रेडिट लिमिट तय करने की सुविधा होती है। देनदार, अब क्रेडिट लिमिट क्या होती है, क्रेडिट लिमिट क्या होती है। ठीक है, क्रेडिट लिमिट होती है, आपको बता दूं साथियों, कि आप उधार माल बेचते हैं। ठीक है, उधार माल, ठीक है, और उस उधार माल में आप अपने ग्राहक को अपने ग्राहक को एक भुगतान करने के लिए, भुगतान हेतु कुछ दिन, भुगतान के लिए कुछ दिन प्रदान करते हैं। ठीक है, वो दिन क्या कहलाते हैं, वो दिन आपके क्या कहलाएंगे, आपके वो दिन आपके क्रेडिट लिमिट के कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा है कि टैली प्राइम में देनदार के लिए क्रेडिट लिमिट तय करने की सुविधा होती है। तो टैली में हम क्रेडिट लिमिट तय कर सकते हैं, इसलिए सही है ये कथन। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर होगा ए, यानी ट्रू। प्रश्न संख्या 29 देखिए, टैली प्राइम में जो वर्क इन ऑर्डर पर प्राप्त माल को वापस भेजे जाने से संबंधित लेन देन के प्रविष्टि करने के लिए मेटेरियल आउट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि टैली प्राइम में जो वर्क इन ऑर्डर पर प्राप्त माल को वापस भेजे जाने से संबंधित लेन देन प्रविष्टि के लिए मेटेरियल आउट वाउचर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी दूसरे का माल अपने पास आया, तो उसको हम रॉ मटेरियल से किस में बदलेंगे, फिनिश्ड में बदलेंगे। यदि हम उसके रॉ मटेरियल को फिनिश्ड में बदलते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जो वर्क इन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, जो वर्क इन कहलाएगी। अब मान लीजिए हमने उसका माल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने उसका माल क्या कर दिया, फिनिश गुड्स में बदल दिया, यानी हमने उसको तैयार माल में परिवर्तित कर दिया। अब इस तैयार माल को जब हम वापस भेजेंगे, अगले को वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री अपने को मटेरियल आउट में करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी, मटेरियल आउट के अंदर करनी होगी। किस में करनी होगी, मटेरियल आउट में करनी होगी। तो ये कथन अपना सही है, क्योंकि जो वर्क इन में जो माल अपने पास आया, जो वर्क इन ऑर्डर में हमारे पास जो माल आया, उसको तैयार करने के बाद हम उसको जब वापस भेजेंगे तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, मटेरियल आउट में करेंगे। तो इसलिए इसका कथन, ये कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा ए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कंपनी में माल की बिक्री दर्ज करने के लिए किस वाउचर का उपयोग किया जाता है। तो माल की बिक्री के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सेल्स वाउचर का। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है, और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए, और जर्नल आपको मैंने बताया था एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो गई, इत्यादि के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, इनमें से क्या इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत नहीं है। यानी टैली के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है अकाउंटिंग मास्टर, एक होता है इन्वेंट्री मास्टर, ठीक है, और तीसरा होता है स्टेटरी। ठीक है, स्टेटरी होता है। ठीक है, स्टेटरी होता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। अपने को पूछा है कि इनमें से क्या इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत नहीं आता है। इन्वेंट्री मास्टर में क्या नहीं आता है, इन्वेंट्री मास्टर में साथियों बता देता हूँ, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर अपना शेनेरियो नहीं आता है। शेनेरियो जो आता है वो अकाउंटिंग
मास्टर में आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये तीनों चीज़ें जो हैं, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट और स्टॉक ग्रुप, ये तीनों किस में आते हैं, इन्वेंट्री में आते हैं। किस में आते हैं, इन्वेंट्री में आते हैं। और इन्वेंट्री में क्या नहीं आता है, सिनेरियो नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सिनेरियो होगा। क्या होगा, सिनेरियो होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, टैली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर की सूची देखने के लिए इनमें से कौन सी रिपोर्ट सही है। साथियों बता देता हूँ, मेमोरेंडम वाउचर के लिए हमें कौन सी रिपोर्ट देखनी चाहिए, मेमोरेंडम एक्सेप्शन रिपोर्ट देखनी चाहिए। ठीक है, क्या देखनी चाहिए, मेमोरेंडम वाउचर। पहली बात होती क्या है, आपको ये समझ होनी चाहिए, मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है। मेमोरेंडम वाउचर होता क्या है, आपको बता दूं, मेमोरेंडम जो वाउचर होता है वो हमें यादाश्ती हेतु कुछ लेन देन को टैली में रिकॉर्ड करना हो, तो उन यादाश्ती के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर का सहारा लेते हैं। और मेमोरेंडम वाउचर में जो जो एंट्रियाँ हमने की है उनको देखने के लिए हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट देखनी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, यदि सभी उपलब्ध लेजर में एक साथ कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो इनमें से क्या सही होगा। आपको पहले ही बताया था, जब भी आप एक से ज़्यादा लेजर में या किसी भी चीज़ में बदलाव करते तो उसको बोलते हैं मल्टी अल्टर। क्या बोलते हैं, मल्टी अल्टर। और इस मल्टी अल्टर को हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट के सहायता से कर सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट की मदद से, किसकी मदद से कर सकते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट की मदद से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी लेजर में बदलाव करना है एक साथ। तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, और लेजर्स पे जाने के बाद ऑल्ट प्लस आपको एच दबा देना है। ठीक है, यानी और ऑल्ट प्लस एच दबाने के बाद आपको मल्टी अल्टर पे जाना है, और मल्टी अल्टर में आपके बाद ऑल आइटम्स पे जाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लेजर्स में बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 34 और आपके इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होते होंगे। आपका इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है जो मैं आपके साथ हल करने जा रहा हूँ। वैकल्पिक वाउचर या ऑप्शनल वाउचर इनमें से क्या है। ऑप्शनल वाउचर क्या होते हैं, आप टैली में किसी भी वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बना सकते हैं। जैसे आपका कॉन्ट्रा हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, जर्नल हो गया। आप किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हैं। और ऑप्शनल वाउचर बनाने के लिए आपको एक शॉर्टकट होती है, उसका उपयोग करना होता है, या आपके जो बटन बार दी होती है उस बटन बार से आप क्या कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट का चुनाव कर सकते हैं। और वहाँ पे लिखा भी होता है ऑप्शनल वाउचर, उस ऑप्शनल वाउचर पे क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर बनाने से क्या होता है कि किसी भी वाउचर को ऑप्शनल कर देंगे। इसकी शॉर्टकट तो मैं आपको बता दूं, कंट्रोल प्लस टी होती है ऑप्शनल बनाने की। और आप इस ऑप्शनल वाउचर को बना लेते हैं तो इससे होगा क्या कि किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बनाने के पश्चात आपकी जो अकाउंट्स होते हैं, आपके खाते होते हैं, वो अकाउंट्स आप उस लेन देन से प्रभावित नहीं होते हैं। अकाउंट्स उस लेन देन से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, यानी वाउचर डज नॉट अपडेट एनी फिगर। यानी जो आप एंट्री करेंगे उस एंट्री का अपने ट्रेडिंग, पी एंड आर और बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शनल वाउचर में जो आप एंट्री करते हैं उसका आपके अंतिम खातों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शनल को बाद में आप रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट इफेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शनल वाउचर के बारे में पूछा है, ऑप्शनल वाउचर क्या होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी।
साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि अपने 34 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट थर्ड से है, जो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको मॉक टेस्ट थर्ड के अंदर 3 आपके अटेम्प्ट होते हैं, अटेम्प्ट फर्स्ट, अटेम्प्ट सेकंड, अटेम्प्ट थर्ड। आशा करता हूँ इन तीनों अटेम्प्ट के अंदर आपको ये सभी प्रश्न आपके मॉक टेस्ट में शामिल होंगे और आप 100% स्कोर कर पाएंगे और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे कि मैं भी इन प्रश्नों को कर सकता हूँ और कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाता हूँ वो समझ में आ जाता होगा, और इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों।